Hello and jai hind student, welcome back to your own channel Sartar Rupani, exclusive channel for ICSE board student. Yes my dear superstars, आप बायोलॉजी में अगर आप परेशान हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से प्रिपरेशन शुरू करें, तो मैं कहूंगा सबसे पहले यहां से शुरू करिए, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन अब तक कहां है। मतलब आप जानना चाहते हैं कि मैंने बायोलॉजी तो पढ़ लिया है, मेरी प्रिपरेशंस क्या है, मैं किस चैप्टर में अभी तैयार नहीं हूं और किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये है आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। यस मेरे सुपरस्टार्स, अगर अभी आप बैठे हैं मेरी बात को सुन रहे हैं तो फटाफट लिख डालिए सुपरस्टार्स आर ओपी, क्योंकि बायोलॉजी इस बार इजी नहीं है, क्योंकि खूब सारे डायग्राम्स, खूब सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और यह वीडियो आपको आइडिया दे देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। हां, बायोलॉजी को अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो यह वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप आगे बहुत परेशान होने वाले हैं। सो अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को फटाफट कर दीजिए शेयर और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि काउंसिल आपको किस तरह के क्वेश्चंस के लेवल एक्सपेक्ट करता है। चलिए, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को चेक करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखना नहीं है, मेरा सच्चे सुपरस्टार हो तो साथ में आंसर लिखो, मैं तुम्हारे आंसर्स को देख रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीटा सफर्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट हेडेक्स एंड हाई ब्लड प्रेशर। देखा, बीमारी क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा क्या है? हेडेक। तो ये दोनों सिचुएशंस कब हो रही है? जब हर रेसिडेंस इज क्लोज टू एन एयरपोर्ट। देखिए, आपको इसी से हिंट पकड़ना है, कॉम्पिटेंसीज यही चेक करता है आप समझ पाए हैं क्या क्वेश्चंस को। तो एक प्रॉब्लम क्या है? हेडेक है, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर है, और रीजन क्या है? उसका घर एयरपोर्ट के नजदीक है। तो एयरपोर्ट के नजदीक एरोप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ के समय खूब शोर पैदा होता है। नतीजा आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है। तो लिखा है विच इज द मोस्ट लाइकली कॉज। आपसे पूछा गया कॉज, तो अनडाउटेडली आपका आंसर एकदम सही है। बहुत बढ़िया, आप सबने लिखा नॉइज पॉल्यूशन। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आंसर नॉइज पॉल्यूशन ही होगा। हाँ, नॉइज पॉल्यूशन रीजन है रीटा का, हेडेक का और हाई बीपी का कारण। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ आपने कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन पढ़ लिया तो आंसर आ गया। देखिए, कॉज से इफेक्ट तक या इफेक्ट से कॉज तक जाने का क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ये काउंसिल दे रहा है आपको, देख लीजिए प्रिपेयर करने के लिए। एक ऐसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन है। सर, ये एक्सोक्राइन कौन सा ग्लैंड होता है? जब हम एक्सो की बात करते हैं, एक ऐसा ग्लैंड जिसमें डक्ट होता है। क्या? जो डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं उसे कहते हैं एक्सोक्राइन, और जो डक्टलेस होते हैं, जो सिर्फ हार्मोन्स पैदा करते हैं, वो होते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, तो एक ग्लैंड है आपकी बॉडी में, आप जानते ही हैं कि वो ग्लैंड है पेनक्रियास। यस, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस पैदा करता है। यस, पेनक्रियाटिक जूस पैदा करता है, जिसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, और पेनक्रियाज ही पैदा करता है हार्मोन्स। यस, पेनक्रियाज में इंसुलिन पैदा हो रही होती है, याद है आपको? जो हार्मोन्स हेल्प करते हैं शुगर को रेगुलेट करने में। तो इस तरह से ये एक एंडो और एक्सो दोनों क्राइन का ग्लैंड है। नेक्स्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनक्रियाज। नेक्स्ट बात करेंगे, एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, जब हम असर्शन की बात करते हैं तो ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है और रीजन उस स्टेटमेंट का प्रूफ होता है। हाँ, इफ बोथ किडनीज फेल, ठीक है, अगर दोनों किडनी काम करना बंद कर जाए, यूरिया फ्रॉम द ब्लड इज रिमूव्ड बाय डायलिसिस। सही बात है, ट्रू है, ये तो एकदम सही है। डायलिसिस नाम के प्रोसेस से किडनी का काम किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन क्या है, रीजन क्या है, क्यों? अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इज टॉक्सिक। यस, टॉक्सिक है, पॉइजनस है, एकदम सही जवाब है। अगर आपको पता ही है कि अगर हम इस यूरिया को एक्यूमुलेट करने देंगे हमारी बॉडी में तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जवाब दोनों ही सही है, ये भी रीजन, मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, दोनों ही ट्रू हैं।
तो आपका जवाब होना चाहिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजेश वॉज टोल्ड टू बाय, राजेश को कहा गया कि टू बाय अ ब्लू क्लॉथ फॉर बाय हिज क्राफ्ट टीचर। ठीक है, उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ने कहा कि ब्लू कलर का कपड़ा ले लो। ठीक है, ही कुडंट डिफरेंशिएट ब्लू कलर फ्रॉम ग्रीन। हाँ, एक डिफेक्ट है उसका मतलब उसको। यस, यूजुअली ये मेल ओरिएंटेड डिजीज हैं जो मेल्स को ज्यादा होती हैं। यस, कॉमनली ये मेल डिजीज है। तो ये डिजीज किसकी है? जब बच्चे क्या कर पा रहे हैं या बॉयज क्या कर पा रहे हैं, ग्रीन और ब्लू में या रेड और ग्रीन में क्या करते हैं, डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। इस डिजीज में जिसमें वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मेडिकल रीजन क्या है? इसका मेडिकल रीजन अनडाउटेडली क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली सही जवाब है। क्योंकि कलर ब्लाइंड का मतलब यह है कि व्यक्ति डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। सर, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बेसिकली? देखिए, कॉर्न सेल्स होती हैं जो रेटिना में मौजूद होती है, वो कलर या ब्राइट लाइट में काम करती है, एक्टिवेट करती है, तो उसमें वो कलर डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इसका रीजन है बेसिकली। और मैंने कहा यूजुअली ये मेल डोमिनेटेड डिजीज है, मतलब मेल्स को ज्यादा होती है। यस, रेयरली टू फीमेल्स होती हैं। नेक्स्ट, मैरी स्प्रिंकल्ड 5 kg ऑफ कॉमन सॉल्ट। 5 किलोग्राम सॉल्ट छिड़क दिया उसने। कहां? अपने ग्रास ग्रोइंग लॉन पे, जहां पे ग्रास ग्रो कर रही थी। आप जानते ही हैं, जब हम कोई कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड अगर छिड़कते हैं, जैसे कि मैंने कहा शुगर हो सकता था, यूरिया हो सकता था, इवन यहां पे सॉल्ट दिया है, तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद, अ कपल ऑफ डेज, शी ऑब्जर्व्ड द ग्रास हैज विल्टेड। ग्रास क्या कर गई है? विल्ट कर गई है। हाँ, विल्ट मतलब इट इज नो मोर टर्जिड, अब वो झुक गई है। ठीक है, तो और ग्रासेस डाई कर गई हैं। क्या पूछा है? दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ऐसी क्या कंडीशन रही होगी, ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि ग्रासेस विल्ट कर गई है, इट इज नो मोर टर्जिड और डाई कर गई है? तो आपको क्या लगता है? एंडोस्मोसिस। देखिए, एंडोसोस्मिस में एंटर शब्द से बनाया गया। ई एन क्या बताता है? एंटर। इसमें वाटर एंटर करता है। क्या? इसमें वाटर एंटर करता है इनटू द सेल, तो ये तो नहीं हो रहा है। अगर वाटर एंटर इनटू द सेल करेगा तो सेल तो टर्जिड हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी। सो ये तो जवाब नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे तो उल्टा हो रहा है, आपके ग्रासेस क्या हो रहे हैं? विल्ट कर जा रहे हैं, मतलब झुक जा रहे हैं। इट इज नो मोर टर्जिड, और प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन आ रही है, तो टर्जिडिटी हो रही है। जवाब है नहीं। डी प्लाज्मोलिसिस नहीं, प्लाज्मोलिसिस हो रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा एब्सोल्युटली सही। यस, द ग्रासेस बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। इसका मतलब ग्रास के अंदर मौजूद जो सेल कंटेंट है, वाटर है, वो उल्टा ग्रासेस से बाहर निकल आया है, क्योंकि बाहर है हाई कॉन्सेंट्रेशन, है ना, बाहर है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, इसकी वजह से जो सेलसेप रहा होगा ग्रासेस के अंदर, जो लिक्विड होता है, डेंस लिक्विड होता है, वो बाहर निकल आया है। ग्रासेस क्या कर गई है? डाई कर जाती। ठीक है, इस कंडीशन में प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे कॉलरा की। कॉलरा एक गंदे पानी से होने वाली बीमारी है, आपको बता दूं। हाँ, एक कह सकते हैं एक वाटर जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है। हाँ, कॉलरा एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज होती है। हाँ, पानी में ये गंदा पानी जब हम पी लेते हैं, जैसे आपने कहीं वो पानी पूरी खा ली, गोलगप्पे खा लिए पानी वाले, याद है ना, बहुत पसंद है ना, या कहीं ऐसी जगह से पानी पी लिया जहां पर पानी हाइजीनिक नहीं है, वहां पे ये चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, अब पेशेंट सफर फ्रॉम वॉमिटिंग। ठीक है, इसमें वॉमिटिंग होती है, वाटरी बाउल्स होता है, जिसे हम लूज मोशंस कहते हैं, दे में डाई, इवन मरना भी। यस, पेशेंट डाई क्यों कर जाता है कॉलरा में? क्या रीजन दिया हुआ है? पहला रीजन दिया है पॉइजनिंग बाय अक्यूमुलेशन ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ यूरिया इन द ब्लड। करेक्ट, यही सबसे मोस्ट प्रोबेबल रीजन है कि हमारी बॉडी में यूरिया
का कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ जाता है, और यूरिया पता ही है वो वेस्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। तो ये यूरिया अगर हमारी बॉडी में हाई हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा हमारी बॉडी, यस, तो मर सकते हैं। तो आपका आंसर पहला ही चॉइस। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, मैं तो यही कह रहा था तुमसे। हाँ, थोड़ा हटके क्वेश्चन था। सर ये क्वेश्चन कहां से आया? हाँ, ये क्वेश्चन लास्ट के चैप्टर्स में से आया है, इसीलिए थोड़ा हटके करना, आप तैयारी रखो। मैंने पहले ही कहा था आज जब बिगिन कर रहा था मेरे सुपरस्टार्स, कि आप जब तैयारी कर रहे हैं वो सुपरफिशियल तैयारी से काम नहीं चलेगा, आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कॉम्पिटेंसीज बन रही है, यहां पे वो छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं जिससे आपको थॉट करके, रीजन करके आंसर देना है। बात समझ में आ रहे हैं? आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस पावर यहां पे बहुत जरूरी है। चलिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, इसीलिए क्या लिखा है, कॉलरा में अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा क्वेश्चन, द फिगर ए एंड बी शोज डैश एंड डैश। अब आप बोलेंगे सर फिगर तो दिख ही नहीं रही है फिगर तो दिख ही नहीं रही है, मैं आपके लिए फिगर वो बना देता हूं। फिगर ए में एक एनिमल सेल है, और इसमें एनिमल सेल में ध्यान से देखिएगा, इस एनिमल सेल में जो ये स्पिंडल फाइबर है, जो ये स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रही है, इस पे जो हाँ, स्पिंडल फाइबर जो है अटैच टू द सेंट्रोमियर है, एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो इन द इक्वेटोरियल प्लेन पर है। क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? बताइए, जल्दी से बताइए, मैंने डायग्राम दे दिया, जल्दी से लिखिए कौन सा फेज होगा जिसमें इक्वेटोरियल फेज पे, पहले ही डायग्राम से आप आंसर बता देंगे, पहले ही डायग्राम से। अगर आपका जवाब है मेटा फेज, तो आपका आंसर यहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला डायग्राम मेटा फेज का है, और दूसरा डायग्राम जो होगा वो एना फेज का होगा। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट दूंगा कि माइटोसिस के चारों फेजेस के डायग्राम आपको ड्रॉ करके आने चाहिए, लेबलिंग एक्यूरेटली फिल करने आनी चाहिए। नंबर इंपॉर्टेंट है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। ठीक है, एना फेज में क्या हो जाएगा, 2 फेज में डिवीजन होने लगेगा। यस, स्टार्ट हो जाएगा फरो बनना। ठीक है ना, मतलब सेल में एक फरो बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एना फेज आ जाएगा। चलिए बात करेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट। अब अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर। ठीक है, एक पर्सन की किडनी, ही इज पुट ऑन अ डायलिसिस मशीन बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डायलिसिस फ्लूइड शुड बी। ध्यान से समझना है, जब हम किडनी फेलियर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है बॉडी में यूरिन जो है, या वो ब्लड जो रीनल आर्टरी कैरी करती है, ध्यान से सुनिएगा, रीनल आर्टरी कैरी करती है, उसमें एक्सेस ऑफ वाटर होता है, यूरिया होता है, एक्सेस ऑफ वाटर होता है, यूरिया होता है, ये ब्लड पहुंचता है किडनी तक। ठीक है, अब यही ब्लड हमको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। इस ब्लड को कहां ले जाना पड़ेगा, डायलिसिस मशीन में। क्या होगा, मैंने कहा रीनल आर्टरी ये क्या करती है, ये वो आर्टरी है जो किडनी में एंटर करती है। इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स प्लस ग्लूकोज। इसमें से सॉल्ट्स को रिमूव करना होता है, आयनिक बैलेंस करना होता है, जितना आयन चाहिए उतना चाहिए होता है, लेना होता है, और एक्सेस वाटर को भी क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ये पूरा काम कौन कर रहा होता है, किडनी कर रही होती है। यूरिया को कंप्लीटली क्या करती है, किडनी रिमूव कर देती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है द ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए। तो जो डायलिसिस मशीन होती है, उस मशीन में एक तरफ से ये ब्लड जा रहा होता है, और दूसरी तरफ से क्या हो रहा होता है, वापस बाहर आ रहा होता है। इस डायलिसिस मशीन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड के बराबर ही होता है, न ज्यादा न कम। कितना होता है, ब्लड
के बराबर का प्रेशर होता है, ताकि क्या हो सके, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ये वो मिनिमम प्रेशर है जो एक फ्लूइड, ये जो एक फ्लूइड है क्या करता है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे एक्सर्ट करता है। तो ये ज्यादा करेगा तो भी नुकसान है, ठीक है ना, ओवर फिल्ट्रेशन लगेगा, ठीक है ना, ये भी अच्छा नहीं। इसीलिए हमेशा प्रेशर क्या होता है, दोनों तरफ सेम होता है। क्लियर है? जवाब है इक्वल टू दी ब्लड। ये भी टिपिकल क्वेश्चन था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से मैक्सिमम डाउटफुल थे, सच बताइएगा, डाउटफुल थे ना कि क्या होगा आंसर, पर ये कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए, यही मैं कहना चाह रहा था। आइए देखें, अ स्क्विरल, एक गिलहरी है, डरी हुई है, ठीक है, एक गिलहरी, स्क्विरल मतलब गिलहरी, डरी हुई है। द सिक्रीटेड एड्रेनालाइन, यस, एड्रेनालाइन ये एक तरह का इमरजेंसी हार्मोन होता है। क्या? ये एक तरह का इमरजेंसी हार्मोन होता है। क्या करता है? प्रिपेयर्स द बॉडी टू मीट द सिचुएशन, या तो फाइट करने के लिए और या तो फ्लाइट करने के लिए, या तो भागो और या तो लड़ो, ये सिखाता है। आपको याद है? हाँ, इमरजेंसी हार्मोन है हमारी बॉडी में, एड्रेनालाइन, एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। याद है? किडनी में कैप टाइप स्ट्रक्चर होता है, किडनी के ऊपर मैंने कहा था मैं सिर्फ चैप्टर का आंसर नहीं देता हूं आपको, उसका बेसिक्स बता देता हूं ताकि ये आपके दिमाग में चला जाए। हाँ मेरे सुपरस्टार्स, और आपकी लर्निंग इसके बाद हमेशा के लिए हो जाए। सिर्फ आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर रट नहीं सकते आप, समझना भी है, यहां चाहिए आंसर को, यहां जाना चाहिए आपके, गॉट इट? इसीलिए तो क्या होगा, कहां होगा, ये मैंने कहा एड्रेनल कहां होता है, यहां होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यस, यहां पर होती है एड्रेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको फॉल्स बताना है। प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट, ये तो सही है, ये तो ट्रू है, हमें नॉट ट्रू बताना है। दूसरा, एक्स्ट्रा एनर्जी और स्ट्रेंथ देता है, सही बात है, इस समय बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी और स्ट्रेंथ पाती है क्योंकि ग्लूकोज रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, सही है, ये भी ट्रू है, हमें नॉट ट्रू चाहिए, ध्यान दीजिए। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस फ्यूअर हार्मोन्स आर रिलीज्ड, नहीं 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 नहीं, यहां पे गड़बड़ कर दिया, हार्मोन्स तो इस समय ज्यादा रिलीज होते हैं, इस समय ज्यादा हार्मोन रिलीज हो रहा है, नतीजा हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा पल्पिटेशंस यस तेज होता है, हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। तो ये यही फॉल्स है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें पूछा है नॉट ट्रू, मतलब हमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो पहले ही डिस्कस कर लिया। एड्रेनालाइन प्रिपेयर द बॉडी टू रन अवे फ्रॉम द डेंजर, क्योंकि वो क्या करता है, फाइट, वो या तो हमें करता है फाइट और या तो फ्लाइट, ठीक है, या तो भागो और या तो मुकाबला करो, ये हार्मोन देता है। हाँ, गलती से आपने अंधेरे में, हाँ तुम्हारे लिए कह रहा हूं, अगर अंधेरे में तुमने रस्सी देख ली है ना, तुम्हें महसूस हुआ ये रस्सी नहीं है, छूने पे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, ये सांप है, तो तुम क्या करोगे? हाँ, तुम्हारा रिएक्शन ये तुम्हारा रिएक्शन डिपेंड करेगा तुम्हारे एड्रेनालाइन पे। क्लियर है? तुम्हारा रिएक्शन एड्रेनालाइन डिसाइड करेगा। क्लियर? आगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। द मेन पल्मरी आर्टरी, याद रखिएगा ये वो आर्टरी है जो लंग्स पर जाती है, ये जाती है लंग्स पे, ठीक है, ये लंग्स पे जाती है, हार्ट टू लंग जाती है, क्या करने जाती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो द मेन पल्मरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स, ठीक है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स। पहली लाइन गड़बड़ दिख रही है, पहली लाइन गड़बड़ क्या दिख रही है कि जब हम बात करते हैं पल्मरी आर्टरी की, तो जब हार्ट से, ध्यान से देखिए, जब हार्ट से, जिसमें 4 चैम्बर है, इसमें जो ये लोअर चैम्बर है यहां पर वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी सेमीलूनर वॉल, ठीक है, ये रहा, इस वॉल को पार करते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और ये जाता है किडनी के पास, ये जाता है लंग्स के पास, और लंग्स में
लंग्स में टेक प्लेस करता है एक्सचेंज ऑफ गैस। हाँ, यहां होता है इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैपिलरीज की मदद से। इसका नाम है पल्मनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब ये रिटर्न करती है, यहां पर यहां पे ऑक्सीजन इन आ जाता है, ऑक्सीजन इन आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिमूव हो जाती है। ये जो ब्लड आता है, अब ये प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो ले आ रही है वो है पल्मनरी वेन ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक, ठीक है, ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मनरी सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, लेफ्ट ऑरिकल तक जाता है, इसका नाम है पल्मनरी सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का पार्ट है। क्लियर है? तो आपको आंसर को पहले ही मिल गया है कि ये पहला ही फॉल्स है, पहला ही फॉल्स है। क्लियर है? दूसरा क्या लिखा है? इनसाइड द लंग्स द आर्टरीज डिवाइड्स इनटू सेवरल कैपिलरीज। ये तो होता ही है, आर्टरीज यहां पे जाके ब्रेक हो जाती हैं, कैपिलरीज बन जाती हैं, कैपिलरीज में डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करती है ऑक्सीजन। ये तो ट्रू है, ये सही है। इसका रीजन ट्रू है पर इसका असर्शन फॉल्स है। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी। तुमने क्या लिखा? बी सही है। देखिए अगेन मैं क्वेश्चंस कैसे ही कह रहा हूं कि जब आप इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। एक भी अगर मीनिंग का आपका कंसेप्ट नहीं आता होगा या आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे नहीं है, तो मेरा रिक्वेस्ट होगा एक बार फिर क्या करो, उस पूरे पार्ट को देखो। यस, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना हिस्सा जितना आपका डाउटफुल है। क्लियर है? बात करेंगे आगे। द गिवन बिलो आर कॉमन रिफ्लेक्सेस इन ह्यूमंस। ठीक है, हमारी बॉडी में रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? इमीडिएट एक्शन होते हैं जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ठीक है, ये स्टिमुलस पे डिपेंड एक्शंस होते हैं। पहला है क्लोजिंग ऑफ द आईलिड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट एंटर। हाँ, कोई तेज टॉर्च लगाए तुम अपने आप आंख बंद कर देते हो, अपने आप होता है। ठीक है, बात तो सही है। तो ये क्या एक रिफ्लेक्स है, कॉमन रिफ्लेक्स है। ठीक है, ये रिफ्लेक्स क्लोजिंग ऑफ आईलिड वाला, हाँ रिफ्लेक्स तो है, हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स तो है। ठीक है, ये हो गया, सही है। दूसरा है अप्लाई ब्रेक्स टू योर व्हीकल्स इफ एनीथिंग सडनली कम्स इन फ्रंट। ये भी सही है। अचानक ही हम क्या करते हैं, कोई चीज हमारे सामने आते हैं ब्रेक लगा देते हैं। ये तो मुझे लग रहा है एकदम सही है, ये हमारा रिफ्लेक्स है। मैंने कहा था रिफ्लेक्स के लिए आपको थिंक नहीं करना पड़ता है, स्टिमुलस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक एक्शन होता है, हमारी बॉडी करती है। ठीक है, प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड करता है। हमारी जो उंगलियां हैं, यस आपने ध्यान दिया होगा, जो पियानो बजा रहे होते हैं या गिटार बजा रहे होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट को देखते नहीं रहते हैं। ठीक है ना? तो यस ये भी सही है। इवन आप जब टाइपिंग करते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो आपकी उंगलियां अपने आप चलती रहती हैं, वो भी आपका कॉमन रिफ्लेक्स है। अच्छा, कफिंग रिफ्लेक्स व्हेन फूड इज स्वॉलोड। देखिए ये रिफ्लेक्स, जो कफिंग रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स हमारा कॉमन रिफ्लेक्स है, पर ये रिफ्लेक्स हमें बाय बर्थ मिलता है। क्या? ये रिफ्लेक्स हमें बाय बर्थ मिलता है, ये रिफ्लेक्स है बाय बर्थ। ये हमारा इन्नेट रिफ्लेक्स है। क्या रिफ्लेक्स है? कौन सा रिफ्लेक्स है? इन्नेट मतलब बाय बर्थ। एक और रिफ्लेक्स ऊपर वाला देखा था, आईलिड वाला। एक छोटे बेबी के भी आईज पे अगर आप टॉर्च लगाएंगे, हाँ, तो भी वो आंख अपने आप बंद करने लगेगा। तो ये भी रिफ्लेक्स कैसा है? इन्नेट रिफ्लेक्स है। सर ये क्या होता है? इन्नेट रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं जिसको आपने कभी दोबारा इससे पहले प्रैक्टिस नहीं किया था, अपने आप है। जैसे मैंने कहा कफिंग होना, अगर आपके फूड पाइप में, हाँ सॉरी, आपके विंड पाइप में खाना चला जाए अपने आप ही क्या करता है? कफिंग करता है। ये आपको कुछ सिखाता नहीं है, इसका आपको प्रीवियस कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। पर इन दोनों में ऑप्शन 2 को देखिए, ऑप्शन 3 को देखिए, इससे पहले जरूर आपने क्या किया होगा? सीखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आ जाए तो ब्रेक लगा दो।
आपकी साइकिल है, आपकी मोटरसाइकिल है, आप ब्रेक लगाते हैं जब कोई सामने आ जाता है, आपके रास्ते के बीच में आ जाता है। तो ये आपने कभी क्या किया है, इससे पहले प्रैक्टिस किया है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो सिर्फ 2 और 3, ऑप्शन 2 और 3 ही कंडीशन रिफ्लेक्स है। इसका मतलब ये दोनों रिफ्लेक्स नहीं है क्या? ऑप्शन 1 और 4 रिफ्लेक्स है, पर मैंने कहा ये इननेट रिफ्लेक्स है, इसके लिए प्रायर कंडीशनिंग नहीं चाहिए होती है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने अपना फेवरेट डार्क चॉकलेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पसंद है, आपको कैडबरीज डार्क चॉकलेट पसंद है, तो वो आपने एक बार खाया था, बहुत अच्छा लगा था आपको। अब दोबारा ये डार्क चॉकलेट आपको दिख जाता है तो अपने आप क्या होती है, सलाइवेशन होती है, अपने आप सलाइवा, है ना, हमारा सलाइवरी ग्लैंड अपने आप सलाइवा सिक्रेट करता है। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स है, क्योंकि इससे पहले आपने उसका स्वाद लिया था। बात समझ आ गई है? कंडीशन रिफ्लेक्स क्लियर है? इननेट रिफ्लेक्स के लिए आपको बाय बर्थ होता है ये रिफ्लेक्स, ठीक है? कम समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ आ रही है? आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? आपको पता है फोटोलिसिस होता है, क्या होता है? फोटोलिसिस, फोटो मतलब लाइस, लिसिस मतलब ब्रेक। पानी का मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में, यस, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एमिट करता है। तो वही पूछा है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग, इससे क्या बनता है? तो NADPH बन जाता है, ये तो सही है। पर आपसे क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो ADP को ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मिल जाता है और ये बना देता है इसको ATP, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को वो बना देता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जवाब होना चाहिए कि ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ये ATP बनाने में मदद करता है। अब आप कहेंगे ATP क्या है? द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो ATP के रूप में हमारे तुरंत काम आती है, इमीडिएट ताकत देती है हमें। हाँ, जब भी आप बैठ पा रहे हैं, लगातार पढ़ पा रहे हैं, वो इसी ATP की वजह से है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ें। 4 मेजर स्टेप्स इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 4 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। पहला स्टेप क्या होगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? सबसे पहला स्टेप क्या है? जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट हमारी आईज में एंटर करती है, स्टेप 1 हो जाना चाहिए। हाँ, लाइट हमारे आईज के प्यूपिल से एंटर करती है। कहां से एंटर करती है? प्यूपिल से। प्यूपिल वो ओपनिंग है जो आइरिस की वजह से क्रिएट होती है। आइरिस एक सर्कुलर मसल है, एक सिलेंड्रिकल मसल है जिसके स्प्रेड होने से प्यूपिल जनरेट होता है, ठीक है? तो प्यूपिल से लाइट एंटर करती है, फिर उसके बाद क्या होता है? लाइट हमारी आईज में जब एंटर कर जाती है, इसके बाद ये लाइट क्या करती है? रेटिना पे पहुंचती है, वहां पर उसकी होती है फोकसिंग, वहां पर वो क्या करती है? इमेज क्रिएट करती है। याद रखिएगा, हमारा रेटिना हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सही कह रहे हैं, मतलब कोई चीज सीधी है, रेटिना हमेशा क्या करता है? उल्टी इमेज बनाता है। सही कह रहे हैं, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमारा रेटिना। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो इमेज को क्या करता है? फोकसिंग करता है। फिर ब्रेन क्या करता है? इमेज बन गई है, ब्रेन क्या करता है? हाँ, ये इंपल्स के रूप में ब्रेन के पास पहुंचता है। ये जो इमेज बनी है, ब्रेन के पास इसका इंफॉर्मेशन पहुंचता है रेटिना से, और फिर ब्रेन हमें बता देता है। थर्ड स्टेप हो गया ब्रेन तक पहुंचना, और चौथा स्टेप हो गया कि ब्रेन हमें बता देता है कि हम क्या ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो ये रहा सीक्वेंस आपका ऑप्शन 3, 2, 4, 1। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने से लिए, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चारों स्टेप्स को पहले पढ़ना होगा, और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना होगा। जब तक आप फर्स्ट स्टेप, ये
स्टेप 1 ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तब तक आपका बाकी सीक्वेंस सब गलत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका स्टेप 1 सही सेलेक्ट करना, ठीक है। तो जब भी ऐसा आए तो स्टेप 1 को सबसे केयरफुली सेलेक्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये रही आपकी किडनी। किडनी में जो मौजूद फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इन किडनी इज डेफिनेटली कॉल्ड एज नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कई नाम हैं। नेफ्रॉन भी बोलते हैं, कई बार इसे बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, और तो और कई बार इसको किडनी ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। इन तीनों का मतलब सेम ही है। इन तीनों का ऑल थ्री हैव सेम मीनिंग। क्लियर है? ये है हमारे क्या? ये है हमारे स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ ये पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स रीजन डार्कर रीजन है, आउटर रीजन डार्कर रीजन है, यहां पाया जाता है कॉर्टेक्स रीजन में। तो आपका आंसर अनडाउटेडली पूछा क्या है? आपको पूछा है कि उसमें से बताइए कौन सा है इसमें। तो सी रीजन जो है वो कॉर्टेक्स रीजन है, सॉरी ए रीजन है वो कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी है। कॉर्टेक्स रीजन इनर रीजन होता है, और इसी रीजन में ये जो आप स्ट्रक्चर छोटा सा देख रहे हैं, ये छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाँ, ये हाईली मैग्नीफाइड, ये सिंगल डॉट है। ये जो एक सिंगल डॉट दिख रहा है आपको, एक जो है सिंगल डॉट दिख रहा है, इसी का ये हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। इसी को कहते हैं क्या? हाँ, होता तो माइक्रोस्कोपिक डॉट जितना है। और ये स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नेफ्रॉन। तो ऑप्शन सी आपका नेफ्रॉन है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। कि पूछ रहा है इस डायग्राम में नेफ्रॉन कहाँ है, तो इस डायग्राम में सी वाला पार्ट किसके अंदर पाया जाता है? मैंने कहा कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है। कॉर्टेक्स रीजन में ये डॉटेड स्ट्रक्चर बने होते हैं, ऐसा डॉट 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 बना होता है। इसी को कहते हैं क्या? नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल या किडनी ट्यूब्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछने जा रहा हूं। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तुमसे पूछ रहा हूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बताइए। जल्दी जल्दी लिखिए, लेट अस मी जल्दी देखूं। यस मेरे सुपरस्टार, बताइए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? जल्दी लिखो, चलो लिखिए जब तक मैं आपके आगे बताने जा रहा हूं। ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स हमारे जो टेस्टिस में मौजूद होते हैं, फीमेल ऑर्गन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो एग ओवा प्रोड्यूस करती हैं। पर उसी तरह मेल में स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है, स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल है। कौन पैदा करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पैदा करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां होती हैं? टेस्टीज में ऐसे चैम्बर्स बने होते हैं, लोक्यूल्स बने होते हैं। इन चैम्बर्स के अंदर, इस चैम्बर के अंदर, हाँ इस चैम्बर के अंदर, इसके अंदर थिन ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर थिन ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर मौजूद होता है स्पर्म, इस पे पैदा होता है स्पर्म। क्लियर है? हाँ, ये बात तो सही लिखी है कि स्पर्म कौन पैदा करता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिलीज ऑक्सीटोसिन। नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हेल्प करता है। हाँ, जब बेबी बर्थ हो रहा होता है तो ये ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शंस को, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। बेबी रिलीज करते समय, बेबी जब बॉडी से बाहर निकल रहा होता है उससे मदद करता है। तो इसमें तो ये जवाब नहीं है, ये हार्मोन गलत दे दिया है। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन, असर्शन तो ट्रू है पर रीजन आपका फॉल्स है। ऑप्शन ट्रू पर रीजन आपका गलत है। ऑक्सीटोसिन फीमेल हार्मोन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मेल में है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम रखेंगे? टेस्टोस्टेरोन। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। द नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम एक्सॉन्स ऑफ अ न्यूरॉन टू अनदर
टू द न्यूरॉन, टू द एक्शन ऑफ अदर न्यूरॉन। पहली लाइन लिखा है, तो इसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं। आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें। हाँ, ये आपके लिए एक स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश की। ये है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। मैंने पूछा था तुमसे, जिन्होंने लिखा न्यूरॉन दे आर एब्सोल्युटली सुपर्ब। हाँ, न्यूरॉन है ना, नर्व सेल है, दोनों आंसर सही हो सकता है। तो एक नर्व सेल में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यस, जो सबसे ऊपर दिख रहा है, ये है डेंड्राइट्स। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये है डेंड्राइट्स। सेंटर में न्यूक्लियस, और यहां मौजूद है नेसल ग्रेन्यूल्स। क्लियर? ये जो टॉप में आप देख रहे हैं, इस टॉप वाले पार्ट का नाम है साइटोन। क्या नाम है इसका? साइटोन या पेरिकैरियन। और जो नीचे वाला हिस्सा पूरा है, ये है एक्सॉन। क्लियर? ये है एक्सॉन। इस एक्सॉन में, जो कि एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये एक्सॉन एंडिंग कहां है? इसी एक्सॉन में, एंड में, यहां पर जो बनी है, इसके अंदर है एक्सॉन एंडिंग। क्लियर? बात समझ में आ रही है? एक्सॉन के नीचे एक्सॉन एंडिंग। ये एक्सॉन के ऊपर एक लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ये लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और इनके बीच में है नोड ऑफ रेनवीर। ठीक है, ये माइलिन शीथ है जो प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक, ये तो हो गया बेसिक डायग्राम, सबसे बेसिक डायग्राम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन क्या है इसमें? द नर्व इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम एक्सॉन से ट्रेवल करती है? जी नहीं, यहीं से गड़बड़ हो रहा है। नर्व इंपल्स एक्सॉन से ट्रेवल नहीं करती है, साइटोन से ट्रेवल करती है, डेंड्राइट से शुरू होती है, ठीक है, और वो होते हुए जाती है एक्सॉन पर, एक्सॉन से जाती है एक्सॉन एंडिंग पर। एक्सॉन एंडिंग में होता है गैप, और नए डेंड्राइट्स पे वहां जाके जंप कर जाती है, और यहां पर होता है साइनेप्स, यहां पर होता है गैप। इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। इसमें मौजूद होता है एक केमिकल जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटिकोलिन। क्लियर है? तो यहां पर पहला ही फॉल्स हो गया, ठीक है। द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सॉन हैज स्वॉलन एंड, ये तो ट्रू है। विच स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो ट्रू है, हाँ, ये ट्रू है। पहला ही ऑप्शन आपका फॉल्स है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया, आपका असर्शन फॉल्स हो गया, पर रीजन सही लिखा है। मैंने अभी दिखाया कि स्वोलन एंड होता है, स्वोलन मतलब थिक एंड होता है एक्सॉन का, यहां क्या होता है? गैप होता है, और अगला डेंड्राइट यहां पर क्या होता है? इसके पास होता है, नजदीक होता है, डेंड्राइट एंडिंग्स। ठीक है ना? हाँ, ये है सही जवाब। ऑप्शन बी आपने लिखा, हाँ, ऑप्शन बी बहुतों ने लिखा है, बी एब्सोल्युटली सही है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं, चल जल्दी करते हैं। ये रहा, थॉमस प्लेड क्रिकेट, ठीक है, थॉमस प्लेड क्रिकेट, ठीक है, बैट और बॉल दिख, बैट दिख रही है, पानी पी रहा है ना, पानी पी रहा है, और देखें क्या कर रहा है। थॉमस प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ऑन अ हॉट समर, ठीक है, गर्मी के दिन खेल रहा है। हिज यूरिन आउटपुट इज मच लेस, ठीक है, गर्मी में हमारी बॉडी बहुत पसीना देखती है, तो जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, हमारे स्वेटिंग से ही निकल जा रहा है, ठीक है, बात सही है। ही ड्रैंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? पहला रीजन क्या है? कि हमारी किडनी रीएब्जॉर्ब करती है लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, ये बात तो सच है, किडनी का काम है रीएब्जॉर्प्शन, आपको याद होगा किडनी में एक पार्ट है यूरिन फॉर्म करने में, रीएब्जॉर्प्शन, तो ये तो सही है। हमारा स्वेट ग्लैंड्स इस समय बहुत एक्टिव होते हैं क्योंकि चल रहा है समर, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये पहला भी ट्रू दिख रहा है, दूसरा भी ट्रू दिख रहा है। किडनी एब्जॉर्ब लेस वाटर, नहीं, किडनी समर में कम पानी एब्जॉर्ब करती है, ऐसा नहीं है। किडनी समर में पानी कम एब्जॉर्ब करती है, ऐसी बात नहीं है, ये मुझे बात ठीक नहीं लग रही है। और क्या लिखा है? स्वेट ग्लैंड्स आर इनएक्टिव नहीं, स्वेट ग्लैंड्स तो मैंने पहले ही बताया, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। समर्स में स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीना छोड़ने वाले ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो यूरिन आउटपुट कम क्यों है?
क्योंकि हम बहुत ज्यादा पसीना छोड़ रहे हैं इसीलिए। दूसरा हमने कहा हमने बहुत सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, हमारा पानी जो है बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है। हाँ, किडनी का काम ही है रीएब्जॉर्प्शन। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए पी एंड क्यू। मेरे हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए पी एंड क्यू। यस, पी एंड क्यू इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। हाँ, ये थोड़ा फिर मैंने कहा आप जब सोचेंगे रियल लाइफ के बारे में सोचेंगे तभी आपको कॉम्पिटेंसीज ज्यादा समझ में आएगी। और मैं फिर कहता हूं अगर आप कॉम्पिटेंसीज को कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी लर्निंग सही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। चलो और क्वेश्चंस टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कितना तैयार है। एसिड रेन इज कॉज्ड, हाँ, जब रेन वाटर में पीएच लेवल 5.6 का होता है तो हम उसे कहते हैं एसिड रेन। ये तो हो गई टेक्निकल डेफिनेशन। अब बात करेंगे एसिड रेन किसकी वजह से होती है। हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, सही लिखा है। यही पानी से कंबाइन कर जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बन जाता है। हाँ, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। क्लियर, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, द पॉल्यूशन विच डज नॉट टेक इमीडिएटली, कौन सा पॉल्यूशन है जो रुक जाता है, विच डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द एसिड रेन। ध्यान दीजिएगा, जब एसिड रेन हो रही होती है तो ये जो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये सब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पानी एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, अचानक कम हो जाता है। हाँ भाई, क्योंकि रेन वाटर क्या करता है, इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है अपने में। बताया तो, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है रेन पार्टिकल में, कार्बोनिक एसिड बन जाती है। इसीलिए हवा में मौजूद इन गैसेस, पॉल्यूटेड गैसेस की कमी हो जाती है। बात समझ में आ रही है, हवा में मौजूद ये गैसेस क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बात करेंगे सूर्यास फादर वॉज डायग्नोज विद डायबिटीज मेलिटस। देखिए डायबिटीज दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इंसिपिडस, इंसिपिडस ये डायबिटीज तब होती है जब बॉडी से यूरिनेशन बार बार होता है, हर थोड़ा पानी पीने पे आदमी को यूरिन जाना पड़ता है। ऐसी डायबिटीज में क्या होता है, पानी बॉडी से बहुत ज्यादा रिलीज हो रहता है। हाँ, ये कंडीशन है जब ब्रेन में जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से, यस, जिसके कम प्रोडक्शन से ये पैदा होता है। दूसरा होता है डायबिटीज मेलिटस। देखिए मेलिटस वर्ड हनी वर्ड से बनाया गया है और ये जो है शुगर की वजह से होता है। यस, शुगर के रिलीज की वजह से होता है। और ये मैंने कहा ये वाटरी डिस्चार्ज या बार बार वाटरी यूरिनेट करना, मतलब जल्दी जल्दी यूरिन करना, ठीक है। तो अब दो तरह की डायबिटीज है, आपको डायबिटीज मेलिटस के बारे में बोल रहा है। ये वाली डायबिटीज है जो मैंने कहा सबसे पॉपुलर या सबसे कॉमन है, वैसे कहें तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई डायबिटीज, इवन छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। तो डॉक्टर एडवाइज हिम टू लिमिट द फूड, ठीक है। कौन सा फूड डॉक्टर बोलाएगा जब आपको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। डायबिटीज मेलिटस में मीठे फल, कौन से मीठे फल आपको नहीं खाने होंगे, वो फल जिसमें शुगर होगा, वो फल जिसमें स्टार्च होगा, वो डॉक्टर खाने से मना कर देगा, ठीक है। स्वीट्स खाने के लिए डॉक्टर एकदम सख्त मना कर देगा। एकदम सही है, जवाब यही है, स्वीट्स खाना एकदम मना हो जाएगा जब आपको डायबिटीज हो जाएगी। लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए। बनानास में बहुत स्वीट होता है, बहुत स्टार्च होता है, आपको पता होना चाहिए, मना कर देगा। पल्सेस खा सकते हैं आप। तो आपका जवाब हो जाएगा पी एंड आर। हाँ, मिठाई खाना बंद कर दीजिए, सच में चावल खाना बंद कर दीजिए। सर चावल खाना क्यों बंद कर डायबिटीज में, क्योंकि चावल में भी स्टार्च मौजूद है। यस, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लाइट एडेप्टेशन, देखिए दो तरह का एडेप्टेशन होता है, एक होता है डार्क एडेप्टेशन, एक होता है लाइट एडेप्टेशन। देखिए हमारा क्वेश्चन है डार्क एडेप्टेशन, जब हम क्या कर रही होती है, हम लाइट से डार्कनेस की तरफ जा रहे होते हैं। इमेजिन करिए आप एक सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, हाँ मूवी देखने जा रहे हैं, और सिनेमा शुरू हो चुकी है, मूवी शुरू हो चुकी है, तो अंदर सिनेमा हॉल में एकदम डार्कनेस होता है और आपकी आईज ब्राइट लाइट से, ओपन लाइट से एक डार्क रूम में जा रही होती है, आप डार्क हॉल में जा रहे होते हैं, इस समय होता है डार्क एडेप्टेशन, ठीक है। बात समझ आया। और इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, आप मूवी देख रहे थे हॉल में,
बहुत ध्यान था आपका, मूवी कॉन्सेंट्रेट होके आपके देख रहे थे, तो हॉल एक डार्क प्लेस होती है, सिनेमा हॉल एक डार्क प्लेस होती है। जैसे आप बाहर निकलते हैं सिनेमा हॉल से, हाँ, जब आप बाहर निकलते हैं तो डार्कनेस से लाइट की तरफ बढ़ते हैं, उस समय लाइट एडेप्टेशन करती है हमारी आईज, मतलब हमारी आईज में रॉड सेल्स उस समय कम होने लगती हैं और कॉन सेल्स अचानक बढ़ने लगती हैं। क्लियर? तो क्या होगा, कॉन सेल्स हमारी एक्टिव हो जाती हैं, रॉड सेल्स हमारी इनएक्टिव हो जाती हैं। क्यों? याद होना चाहिए, कॉन सेल्स सी से कॉन, सी से कॉन, सी से कलर, तो कौन कलर में या ब्राइट लाइट में एक्टिव हो जाती है, ब्राइट लाइट में एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और रॉड सेल्स कब हो जाती हैं एक्टिव? रॉड सेल्स एक्टिव हो जाती है जब हमारे आसपास क्या हो, डार्कनेस हो। तो रात में अब आप समझ गए, रात में क्या होता है, जब दिन से रात हो रही होती है तो हम लाइट से डार्क एडेप्टेशन की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ अ लीफ ऑफ एन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट एक ऐसा प्लांट जो पानी में ग्रो करता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इसके प्लांट की लीफ को 5% सॉल्ट सोल्यूशन में रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, अगर किसी भी प्लांट को आपको मारना है, बस एक काम करो, नहीं मारना है। अगर सोचिए आपके गार्डन में कोई जंगली वीड जिसे बोलते हैं, WEED, वीड, वाइल्ड अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड एज वीड्स, जंगली घास उगाई, आपको मारना है उसको, तो एक तरीका ये उखाड़ दो उसको, हाँ ये तो तरीका सही है। पर अगर बहुत बहुत डीप वो सॉइल में ग्रो कर गए, तब क्या करेंगे? तब आप क्या करिए, सॉल्ट सोल्यूशन बनाइए, क्या, नमक का घोल बनाइए और उसकी जड़ों में डाल दीजिए, हाँ, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, वो उसके अंदर का सेल से बाहर निकल आएगा। ठीक सुन रहे हो, उस अनवांटेड प्लांट का सेल से बाहर निकल आएगा, वो अपना लिक्विड लूज कर जाएगा अंदर से, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज में भी हो रही है। प्लांट है, प्लांट की एक लीफ है, इसको रखा किसमें? सॉल्ट सोल्यूशन में। सॉल्ट सोल्यूशन बता ही दिया क्या करेगा, सॉल्ट सोल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेशन का होगा, तो लीफ अपना मॉइस्चर, लीफ के अंदर मौजूद जो सेल्सेप होगा, वाटर होगा, वो क्या करेगी? लूज कर जाएगी। ठीक है, क्यों लूज कर जाएगी? जवाब हो जाएगा, वो प्लाज्मोलिसिस कर जाएगी। द फिनोमेना विच विल टेक प्लेस इज प्लाज्मोलिसिस एंड फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी मतलब द लीफ विल विल्ट, पत्तियां झुक जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फिल इन द ब्लैंक्स के बेस में क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन देखूं आपको कैसे करने आता है। देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जब बेस क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए, तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज कंट्रोल्ड, ऑस्मोसिस इज कंट्रोल्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ डैश मॉलिक्यूल्स। पहले ऑस्मोसिस में होता क्या है? ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल का पास करते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सर वाटर मॉलिक्यूल क्यों, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है। हाँ, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर के मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इससे पास कर पाते हैं, और जो जो शुगर के मॉलिक्यूल है, या मैंने कहा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो बड़े होते हैं, वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन से मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं? तो जवाब होगा वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या जवाब होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है, एन एनिमल सेल इज केप्ट इन अ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्या? लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। द सेल विल डैश। एक बेसिक रूल है, यहां ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। अगर एक सेल को ये रही एनिमल सेल, ठीक है, बाहर है लो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनिए, अंदर है हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूट है, सॉल्यूट लो है, देख रहे हैं, सॉल्यूट लो है। तो जब सॉल्यूट लो है
तो इसका मतलब है इसका सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो यहां से अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, नतीजा सेल टर्जिड हो जाएगी, ये सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ठीक है, हम इसे कहते हैं एनलार्ज करना, इसके बदले हो सकता था स्वेल लिखा रहे या टर्जिड लिखा रहे, तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम रूट्स। ठीक है, प्लांट में रूट्स जो होती हैं उनमें बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं, बहुत थिन स्ट्रक्चर होते हैं, उसका आउटर एपिडर्मिस बहुत थिन होता है। हाँ, उसमें रूट सेल्स जो होती है वो ऐसी बनी है कि उसके अंदर जो सेल सेप होता है वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है। सेल सेप का कॉन्सेंट्रेशन, द सेल सेप का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है देन द सराउंडिंग फ्लूइड। सेल सेप कहां होता है, सेल सेप मौजूद होता है वैक्यूल्स के अंदर, वैक्यूल्स इनसाइड दी प्लांट सेल्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर जो सेल सेप होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, इसकी वजह से पानी इनटेक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, दो तरह के सॉल्यूशन में आसान से पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं। जब हिप्पो वर्ड होगा तो हो जाएगा हाइपर बनाएगा किससे, हिप्पो वर्ड से। ठीक है, हिप्पो याद रखेंगे शब्द क्या है, हिप्पोपोटामस जानते हैं, हाँ, दरियाई घोड़ा। क्या चीज, हाँ, दरियाई घोड़ा। तो क्या होगा, अगर ह्यूमन ब्लड सेल्स को क्या रखा गया है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा गया है, तो क्या होगा, तो जवाब है एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सॉस्मोसिस मतलब पानी जो है वो सेल से बाहर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल से पानी बाहर चला जाएगा, वाटर वो लूज करेगा, वाटर वो क्या करेगा, लूज करेगा। क्लियर है? जब हम हाइपरटोनिक करते हैं तो पानी लूज होता है, और जब दोनों तरफ सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या आप कहते हैं इसको, हाँ, जब दोनों तरफ सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो आइसोटोनिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जल्दी से नेक्स्ट देखिए, रुक जाइए, जल्दी से नेक्स्ट देखिए। इसको इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसके साथ एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें एक क्वेश्चन नहीं कई सारे क्वेश्चन है, 26 का क्वेश्चन आपको पहले समझना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसके बाद करेंगे। ये क्वेश्चन ऑस्मोसिस का है, ये डायग्राम ऑस्मोसिस का है। आइए समझते हैं। जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट की बात करते हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या तो समझ में आ रहा है? यहां पर देखते हैं, सबसे पहले यहां देखते हैं। देखिए यहां पर रखा हुआ है, यहां पर इसके अंदर रखा हुआ है एक शुगर सॉल्यूशन, इसका इनिशियल लेवल शो कर रहा है, और नीचे लगा है सेलोफेन क्या करता है, एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है सेलोफेन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द अबव एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, द अबव एक्सपेरिमेंट शोज ऑस्मोसिस। इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, ऑस्मोसिस शो कर रहा है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, और जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो पानी क्या हो रहा होता है, अंदर आता है तो उसे एंड ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी डायग्राम में सेकंड पार्ट, आफ्टर अ फ्यू आवर्स द लेवल ऑफ द शुगर। देखिए लेवल ऑफ द शुगर पहले कहां तक थी, लेवल ऑफ द शुगर इनिशियल लेवल में यहां तक थी, बाद में शुगर लेवल इंक्रीज हो गई है, शुगर लेवल बाद में इंक्रीज हो रही है, तो साफ साफ समझा रहा है लेवल ऑफ शुगर क्या हो रही है, राइज कर रही है। आपका जवाब होना चाहिए द लेवल ऑफ शुगर राइजेस, या आप इंक्रीज भी लिखेंगे तो बात हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, इट अलाउज ओनली डैश मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट फ्रीली।
याद रखिएगा, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पास करने देती है। नाम ही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होती है वो पानी के मॉलिक्यूल्स को पार कर देने देती है। पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, क्या सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं और इसको वो पार नहीं कर पाते हैं। यस, इसीलिए नाम है सेमी। सेमी मतलब होता है पार्शियली परमेबल। ठीक है, एक रूट सेल होते हैं, सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमेबल होती है, मतलब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स को फ्रीली पास करने देती है। ठीक, इट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ डैश मॉलिक्यूल। तो मैंने कहा शुगर मॉलिक्यूल्स को, जो कि हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, उसको वो रोकती है। यहां पे जवाब हो जाएगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शुगर को, हाँ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को। इसका एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या होगा? एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए क्या करना होगा आपको? प्लेन वाटर लेना पड़ेगा। प्लेन वाटर लेना पड़ेगा। कौन सा वाटर? प्लेन वाटर लेना पड़ेगा। थिस्टल फनल के अंदर भी और थिस्टल फनल के बाहर भी। मतलब जो बीकर था उसके में प्लेन वाटर, यहां पे भी प्लेन वाटर होगा, और जो थिस्टल फनल रखा था हम लोग ने, इस थिस्टल फनल के अंदर भी प्लेन वाटर रखेंगे। यहां भी प्लेन वाटर मतलब नॉर्मल पानी, शुगर सॉल्यूशन नहीं, और यहां भी प्लेन वाटर। जब दोनों तरफ प्लेन वाटर होगा तो नो नेट मूवमेंट होगा। नो नेट मूवमेंट होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आइए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा तब समझ आएगा। पहला केस है हेमरेज फ्रीक्वेंटली हैपेंस इन वायरल डेंगू। ये हेमरेज क्या होता है? हेमरेज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अगर व्यक्ति का ब्लड लॉस हो तो वो ब्लड बहुत तेजी से बाहर बहता रहता है और ब्लड बहुत लॉस हो जाता है, रुकता नहीं है, खून क्लॉट नहीं जल्दी करता है, उसे कहते हैं क्या? हेमरेज। हाँ, जिसमें अगर किसी वजह से बॉडी में कट लग जाए या कहीं पे क्या हो जाए, नर्व रप्चर हो जाए, ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगे तो ब्लड रुकता नहीं है, क्लॉटिंग स्लो हो जाती है। क्वेश्चन क्या है? कंपेयर दिस कंडीशन विथ हीमोफीलिया। अच्छा, हेमरेज और हीमोफीलिया, देखिए दो कंडीशन है। पहली बात करते हैं, हेमरेज की बात करते हैं। हेमरेज एक कंडीशन है जब मैंने कहा ब्लड में क्लॉटिंग कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम हो जाती है। क्या? प्लेटलेट्स गेट रिड्यूस्ड। प्लेटलेट्स गेट रिड्यूस्ड। बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, हम इसे कहते हैं प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड में, हाँ ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो फॉर्म हो रहा है वो कम फॉर्म होता है। क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब हमारे जीन्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है। हीमोफीलिया हीमोग्लोबिन से रिलेटेड फॉर्मूला प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन पार्टिकल होता है, हाँ उसकी कमी हो जाती है इसमें। क्लियर है? दो अलग अलग चीजें हैं। हीमोफीलिया इज अ डिफरेंट कंडीशन और हेमरेज एक डिफरेंट कंडीशन है। यस, डिफरेंशिएट इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है ऐसा माना जाता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है। यस, बट ये सिर्फ कहां होता है? फ्रॉम 20 to 30 डिग्री। 20 to 30 डिग्री रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाएगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डबल। ठीक है, बट ये अननेचुरल नहीं है। ठीक है, अननेचुरल नहीं है। शुरुआत में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है, बट देन इट बिकम्स स्टैग्नेंट। ठीक है, तो स्टैग्नेंट कहां बन जाता है? आफ्टर 30 to 35 डिग्री। यस, उसके बियॉन्ड क्या हो जाएगा? ये ग्रो नहीं करेगा। नहीं, उसके बियॉन्ड फोटोसिंथेसिस ग्रो नहीं करती है। और 40 से अबव तो डिक्लाइन करने लगेगी। यहां से अगर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ, अगर टेम्परेचर बियॉन्ड 40 हो गया तो फोटोसिंथेसिस उल्टा बंद हो जाएगा। डिक्लाइन होने के बाद बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, डिक्रीज नहीं, बंद हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए जल्दी देखते हैं, जल्दी खत्म करने जा रहे हैं सेशन। ध्यान दीजिए, फटाफट ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यस,
नेम द नाइट्रोजनस बेस। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, मैं आपको कहूंगा इस स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। ये डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल है जहां पर आपको ये पेंटोज नाम का शुगर, पेंटोज नाम का शुगर कंबाइन करता है, यस कंबाइन करता है, ठीक है ना, डबल हेलिक्स मॉडल में, डबल हेलिक्स मॉडल में। और ये जो शुगर है, जो पेंटोस है, ये एक स्ट्रैंड फॉर्म करता है, ये हेल्प करता है एक स्ट्रैंड फॉर्म करने में। यहां पर बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है ग्यूनाइन के साथ, देखिए जी के साथ, जी और सी, देख लीजिए ध्यान से, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सी इज साइटोसाइन, साइटोसाइन मतलब ग्यूनाइन और साइटोसाइन एक साथ होते हैं, और एडिनाइन और थाइमाइन एक साथ होते हैं। क्या? ए और डी एक साथ रहते हैं, एडीडीए ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या? एडीडीए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और सीजी और जीसी, सीजी और जीसी कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहां पर एडी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, मेरा जवाब है ट्रिपल हो जाएगा। और क्योंकि ग्यूनाइन बोला था यहां पर बीच में, यहां पर इसी यहां बीच में ग्यूनाइन बोला था, तो ग्यूनाइन हमेशा साइटोसाइन के साथ क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, याद रखेंगे। जल्दी से, थोड़ा जल्दी करते हैं, आइए। बहुत सारों ने एब्सोल्युटली यस, तुम सुपरस्टार हो, और सुपरस्टार मैंने इसलिए नाम नहीं रखा था क्योंकि तुम सच में हो। यस यू आर, एंड आई से इट विथ फुल कॉन्फिडेंस। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन है व्हेन एन इरिटेंट, कोई चिड़चिड़ाने वाली, कोई चुभने वाली वस्तु नाक में घुस जाती है कभी, है ना, कभी घुस जाती है, तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स हैपन, ठीक है, अचानक छींक देते हम लोग, हाँ कभी कभी होता है, हाँ स्नीजिंग हमारा एक रिफ्लेक्स है, ठीक है। कह रहा है उस स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कोई एक ऐसी वस्तु हो सकती है, कोई ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसकी वजह से, ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों स्टिमुलस हो सकते हैं, जो वेव ऑफ इरिटेबिलिटी पैदा करते हैं, उसे कहते हैं स्टिमुलस। हमारे केस में वो है इरिटेंट, वो वस्तु जो इरिटेंट है, चिड़चिड़ाने वाली है, आपको तंग करने वाली है। कोई अचानक, मैंने कहा ना, चला गया है, होता है, हाँ वो इरिटेंट है। और हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हमारा रिस्पॉन्स है छींक देना, छींक देना। हम जोर से क्या करते हैं, कर देते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्स है। पर आप देखिएगा ये कैसा है, मैंने कहा ये रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा। कैसा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन है। जल्दी से फटाफट। एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ, एटम बम फटा, हिरोशिमा नागासाकी में फटा, तो बाद में जो बॉडीज हुई एंड प्लांट एनिमल्स की डिफॉर्म्ड हो गई। क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ? तो उनमें म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। हाँ म्यूटेशन, एक परमानेंट डैमेज हो गई सेल। हाँ जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था आपने, जिसमें जो ब्लड सेल्स होती है वो सिकल सेल बन जाती हैं। हाँ म्यूटेशन हो जाना, इसमें ये चेंजेस हेरिडिटी चेंज हो जाते हैं, मतलब आने वाले जनरेशन में ये चेंजेस पास ऑन हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी बॉडी डिफॉर्म्ड हो गई है। हाँ याद रखिएगा, जब एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो उसमें गामा रेज निकलती हैं, गामा रेज के अंदर पावर होता है म्यूटेशन करने का। Why is bicuspid wall in heart named so? अरे नाम ही है बाय, मतलब दो कस्प होते हैं, दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं बायकस्पिड। नेक्स्ट जल्दी से, which condition does a leaf takes carbon dioxide from the atmosphere? देखिए लीफ का काम है सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेना, और जब बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तब लीफ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। ऑब्वियस बात है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये है कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, एंड व्हेन देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द लीफ। अच्छा रात को उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा, रात को लीफ क्या करती है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, आपकी और मेरी तरह रेस्पिरेशन करती है। प्रेग्नेंट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, विल द फीटस बी अफेक्टेड?
फिटस कौन होता है? जो बेबी जिसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, हाँ, वो अनबॉर्न बेबी जो बाहर अभी नहीं आया है अभी। यस, नो जवाब है नहीं। क्यों क्यों क्यों? एक प्रेग्नेंट लेडी बीमार है, उसके बेबी पे असर क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि प्लासेंटा जो दोनों को कनेक्ट करता है, मदर और बेबी को कनेक्ट करता है, वो जर्म्स को कैरी नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, प्लासेंटा कनेक्ट करता है मदर को, प्रेग्नेंट मदर को विद द बेबी, विद द फीटस। तो वो क्या करता है? जर्म कैरी नहीं करता है। जब जर्म कैरी नहीं करता है तो मदर अगर फीवर से सफर कर रही है, बेबी को, यस, उस फीटस को, जब बॉर्न नहीं हुआ है, उसको फीवर नहीं होगा, बिकॉज जर्म वो कैरी नहीं कर। प्लासेंटा वो नाड़ी है। आपने पता है जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं डॉक्टर्स? प्लासेंटा को कट करते हैं। माँ और बेबी को, जब बेबी बाहर आ जाता है उसको कट करते हैं, वही जाके आगे जाके नाभि बन जाती है आपकी। हाँ, आपकी मेरी जो नाभि है, आपने ध्यान दिया होगा अपनी बॉडी में। यस, व्हाई द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमरस इनसाइड ग्रेट प्रेशर? देखिए बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है ग्लोमरस का। जो रीनल ट्यूब्यूल है, किडनी ट्यूब्यूल है, उसमें मौजूद होती है पहले रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्रेक हो जाती है, रीनल आर्टरी ब्रेक हो जाती है और बन जाती है अफरेंट आर्ट्रियोल। एंड दिस अफरेंट आर्ट्रियोल बहुत थिक होती है, पर जब ये रिलीज होती है, जब लौटती है तो ये बन जाती है ईफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो इसकी थिक होने की वजह से ब्लड फ्लोज अंडर ग्रेट प्रेशर, और ये ब्लड जो है जब बाउमन कैप्सूल में जाता है, यहां पर अंडर हाई प्रेशर जाता है। ठीक है, रीजन समझ में आ गया? यहां पे बाउमन कैप्सूल में ढेर सारी क्या है, ये कैपिलरीज में ब्रेक हो जाता है। यस, इट ब्रेक्स इनटू कैपिलरीज। तो क्या रीजन है? बहुत सिंपल सा रीजन है। व्हाई देयर इज अ ग्रेट प्रेशर? तो सिंपल सा रीजन है, इफरेंट आर्ट्रियोल इज ब्रॉडर, ये बहुत थिक होती है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल। सिंपल सा रीजन है। तो ब्लड ज्यादा जा रहा है पर निकल कम रहा है, यहां से ब्लड निकल स्लोली रहा है, तो प्रेशर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए यहां पर जो स्टेज होती है इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस फर्स्ट स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस स्टेज टेक प्लेस इन द मेलफिजियन कैप्सूल। हाँ, ये बाउमेन कैप्सूल और इस ग्लोमरस, ये जो ग्लोमरस है, इस पूरे के कलेक्शन को कहते हैं, इस बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमरस को टुगेदर हम लोग कहते हैं मेलफिजियन कैप्सूल। यस, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं मेलफिजियन कैप्सूल, जहां पे ये टेक प्लेस कर रहा है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे सुपरस्टार्स, तुमको ये सब पता है, बट सिर्फ और सिर्फ यू नीड अ रिविजन। एंड तुम्हारा अगर रिविजन मेरे साथ हो रहा है तो मैं अश्योर कर रहा हूं तुम्हारे मार्क्स दी बेस्ट तो आने ही आने हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ दी एंड करूंगा, देखूं कि आप इसमें क्या बताते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप? जब हम जीन्स की कॉम्बिनेशन को स्टडी करना चाहते हैं, क्या चीज? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को स्टडी करना चाहते हैं, उसे कहते हैं जेनोटाइप। क्या क्या क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। क्या जानना चाहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, तो हम यूज करते हैं जेनोटाइप का। और हम जब यूज करते हैं, जब हमको पता करना होता है कि एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर कैसा है, क्या? टू सी द एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स। क्या चीज? एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स, तो हम बोलते हैं फेनोटाइप। ठीक है, अगर 2:2, क्या? अगर एक प्यूनेट स्क्वायर में 2:2 देखते हैं, जिसमें एक टॉल प्लांट, ठीक है, टॉल प्लांट को एक दूसरे टॉल प्लांट से क्या कर दिया हम लोगों ने? हाइब्रिड कर दिया है। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसे तैयार होता है। देखिए, टी टी और यहां पर है, यहां ऊपर देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसमें 1:3:1, ये आपका है 1:2:1 आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बताता है फेनोटाइप। ठीक है, जबकि जेनोटाइप क्या है? जेनोटाइप है 3:1, ये है इसका जेनोटाइप, जिसमें बताता है कि 3 इसके डोमिनेंट है
और एक इसमें रिसेसिव जीन है, 3 डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। इसमें बताता है कि इसमें टाइप ऑफ एक्सप्रेस कैरेक्टर्स कैसे हैं, ठीक है। मतलब होमोलोगस कैपिटल, होमोलोगस डोमिनेंट, और फिर क्या है हेट्रोलोगस, फिर होमोलोगस रिसेसिव, ये बताता है। ये रहा फेनोटाइप। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे सुपरस्टार्स, अगर आपने ये पूरा फॉलो किया है और आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस आपको दे दूं, हाँ कॉम्पिटेंसीज के खूब सारे क्वेश्चंस चाहिए, तो फटाफट लिख डालिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और आपके लिए ढेर सारे प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट है sirtanrupani.com, वहां से ले सकते हैं। यहां दोनों पे आपको इजीली एंड एब्सोल्युटली फ्रीली ये सारा अवेलेबल है। सो लव यू और ढेर सारा प्यार, पर मेहनत अभी जारी है, और जब तक हम फोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यस मेरे सुपरस्टार्स, मिलकर मुझे और तुम्हें बायोलॉजी को भी फोड़ना है। चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं, विराम देते हैं, और तुमको कहता हूं कि जहां डाउट लगे बस अपने YouTube पे आओ, सर्च बटन दबाओ और पूछ डालो जो चैप्टर तुम्हें चाहिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, और आज के लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जल्दी मैं इसका लिंक शेयर करने जा रहा हूं। तैयार रहिएगा, हम एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ रहा होगा, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, जो आपने कर लिया तो बोर्ड में आप कमाल कर जाओगे, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं। सो लव यू एंड ऑल दी बेस्ट। चलिए।